जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लॉकडाउन में जगह जगह फंसे लोगों को अब थोड़ी सी राहत मिली है। जी हां, रेलवे ने 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी है। प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आपको हम ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। भुवनेश्वर से दिल्ली देखिए, जब ट्रेन पहुंची तो उस समय का नजारा। पटना से दिल्ली जब ट्रेन पहुंची उस समय की तस्वीरें। हावड़ा से दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली और हुबली से जोधपुर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोग अपने घरों के लिए यहां पर रवाना हो रहे हैं, लेकिन मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई है। घरों से स्टेशन और फिर स्टेशन से घर कैसे जाएं, ये मुसीबत बनी हुई है। 5 शहरों की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से स्टेशन पर भी अफरा तफरी का माहौल है। और जब स्टेशन पर गाड़ियां रुकी तो उसके बाद बाहर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाहर निकलने के बाद मजदूरों को, मुसाफिरों को, जो लोग भी आए हैं, उन्हें सवारी की दिक्कत होने लगी। सुबह से हमारे संवाददाता स्टेशन पर मौजूद थे। आने जाने वाले लोगों से उनकी मुश्किलों पर बात उन्होंने की। स्टेशन पर क्या हाल है, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेल अब पटरियों पर दौड़ने लगी है। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और एक के बाद एक, पहले मुंबई, राजस्थान, बिहार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन है वो रुकी है। यात्री अगर आप देखें यहाँ पर तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर यात्री काफी संख्या में खड़े हैं। ये अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये आ रही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद अगर इनको आगे जाना है तो कैसे जाएंगे। मैम, आप कहाँ से आए? मैं बिहार से आई हूँ, पटना से। अब कहाँ जाना है आपको? मैं जाना है न्यू अशोक नगर। तो यहाँ से कोई साधन नहीं मिल रहा है। यहाँ से कम से ओला भी नहीं बुक हो रहा है, नहीं दिखा रहा है। ये बड़ी समस्या है और इस ओर ध्यान देना चाहिए। ट्रेन तो चल गई, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ से अब आगे कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? भाई, जब 24 घंटा से ये पिया की ट्रेन आएगी यहाँ, तो इतने लोग उतरेंगे तो वो कैसे जाएंगे? ये सरकार सोई हुई है, इस बारे में कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कोई इंतजाम नहीं है। कोई इंतजाम नहीं है। गवर्नमेंट का कोई इंतजाम नहीं है कि बताइए आप कि हम लोग आ रहे हैं, इलाहाबाद से आ रहे हैं, कि क्या इंतजाम है? हम लोग यहाँ आए, आने के बाद पता लग रहा है कि यहाँ से कोई ना तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना ढंग से ये जो दूसरी गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ नहीं। कैसे जाएंगे? सवाल जो भी यहाँ पर आ रहा है वो यही पूछ रहा है कि हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ से घर कैसे जाएं? इनमें लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपने घर तक नहीं जा पा रहे। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको दिल्ली से बाहर आगे और जगह जाना है, लेकिन कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई इंतजामात नहीं है। तो अभी सवाल सबसे बड़ा सभी पैसेंजर्स यही पूछ रहे हैं कि अगर आपको पता था कि इतनी सारी ट्रेन्स दिल्ली स्टेशन पर आने वाली है, तो स्टेशन से घर तक जाने के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया? कोई बस क्यों नहीं है, कोई गाड़ी क्यों नहीं है, कोई कैब क्यों नहीं है? और देश के तमाम हिस्सों से प्रवासी मजदूरों के पलायन की तस्वीरें आ रही है। हर तरफ मजबूरी और लाचारी की कहानियां दिख रही हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। तड़के सुबह मिथिलेश और उनके परिवार ने यात्रा शुरू की। कुछ घंटे ही हुए थे, 15 से 17 किलोमीटर चले होंगे और अब समय है आराम करने का। और इसीलिए हाईवे के किनारे ये छोटे छोटे बच्चे खाना खा रहे हैं। ये खाना भी इन्हें सरकार से नहीं मिला है, आसपास के गांव वाले कई सारी गाड़ियां चला रहे हैं जो खाना लेकर के चलते हैं, वो खाना इन्हें बांटा जाता है। अब इस परिवार के पास गोद में भी बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, इन सबको चलना है। सफर लंबा है, हफ्ते लग सकते हैं अगर जल्दी ही इन्हें कोई मदद मुहैया नहीं कराई गई। ये बताइए, कहाँ से आ रहे हैं मिथिलेश आप? कितना लंबा सफर बाकी है? कहाँ जा रहे हैं और क्यों निकले पैदल? हम सर जा रहे हैं पिपलाई से, रिको से जा रहे हैं। हम सर जाएंगे गया जिला में। अपना वो गाड़ी का व्यवस्था नहीं हुआ, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, पैदल जा रहे हैं। पैदल क्यों निकले आप? इतने छोटे बच्चों को लेके इतनी गर्मी में क्यों निकले? इसलिए के लिए मेरे पास पैसे नहीं है ना खाने का है। फैक्ट्री में रहूंगा, फैक्ट्री वाला बोलता है काम ही नहीं। क्या करते थे आप? भाटा फैक्ट्री में से रहते हैं। क्या करते थे? भाटा फैक्ट्री में रहते हैं, पत्थर पिसाता है। अच्छा, पत्थर पीसते थे ब्यावर में? जी हाँ। उसमें काम नहीं चल रहा है, बैठे हैं, अपना राशन थोड़ा बहुत देते हैं, थोड़ा बहुत दिए तो बोलते हैं 15 दिन का हो गया। अब बनाइए, बच्चे बुच्चे हैं कि कितने क्या खाएंगे। और यात्रा इन मजदूरों की फिर शुरू हो गई है। खाना जो भोजन का समय था वो बीत गया और अब ये यात्रा पर फिर निकल पड़े। कैसे जाएंगे? जैसे वो पैदल निकलेंगे, अपना पैदल ही जाएंगे। जी हाँ, क्या करें, कोई साधन नहीं है तो कोई किसी को दया लगेगा तो साधन करेंगे, नहीं तो फिर पैदल जाएंगे अपना।
हर सड़क, हर हाईवे, हर गांव, हर शहर की कहानी यही है मजदूरों की। खाने के लिए पैसा नहीं है, राशन मिलता नहीं है, सरकार से मदद मिली नहीं, न कोई ले जाने वाला है, इसलिए पैदल ही अपनी मंजिल की ओर, अपने गांव की ओर निकल गए। अजमेर और जोधपुर के बीच यहीं कहीं से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। मजदूरों का कारवां महाराष्ट्र से भी अपने घरों की तरफ निकला है। वहां की मुश्किल की वही कहानी है। लोगों के पास साधन नहीं है। 2-2, 4-4 हजार रुपए देकर लोग ट्रकों में भेड़ बकरियों की तरह लदकर असुरक्षित सफर करने को मजबूर हैं। देश की एक बड़ी आबादी ने किताबों, कहानियों और फिल्मों के जरिए विभाजन के बाद विस्थापन का दर्द महसूस किया, लेकिन आजादी के 72 साल बाद पहली बार विस्थापन जैसी दर्दनाक तस्वीर का गवाह बन रहा है भारत। कभी शहरों में कमाकर बड़ी धमक के साथ घर लौटते थे ये मजदूर, लेकिन आज ये भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में लदकर, जान जोखिम में डालकर घर वापसी के ऐसे सफर पर हैं जिसकी मंजिल कब आएगी कोई पता नहीं। ट्रक पर यूपी, बिहार, झारखंड के लोग हैं। हैरानी की बात यह है कि ट्रकों को इन राज्यों में घुसने की अनुमति भी नहीं है। आरोप है कि एक एक मुसाफिर से 2,500 से 3,000 रुपए लिए गए हैं। कितना पैसा लिए हैं? कितना पैसा लिए हैं? 300, 3,000 रुपए एक बंदे से। कहाँ के लिए निकल रहे हैं? झारखंड के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा दूर दूर रहिए। तो यूपी अभी झारखंड के लिए निकल रहे हैं, तो ट्रक में कितना पैसा दे रहे हैं सर? पैसा हम लोग सेठ जो था वो गाड़ी करके दिए रहे। अच्छा, तो आप कितना दे रहे हैं? 4,000 लगे। 4,000 रुपए। आप कितना दे रहे हैं सर? 4,000। आप 4,000 दे रहे हैं। ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। बसें खचाखच भरी है। हालत यह है कि खिड़कियों के रास्ते लोग बस में घुस रहे हैं। सबसे बुरी हालत तो महिलाओं और बच्चों की है। उनके लिए बस में घुसना मुश्किल हो रहा है। सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। लॉकडाउन किस चिड़िया का नाम है ये तो शायद यहाँ किसी को पता ही नहीं, या इसे समझने का इनके पास वक्त ही नहीं। वे 4 बजे से यहाँ पे लाइन लगा के रखा है, कोई व्यवस्था नहीं। मेरे साथ 15 दिन की बच्ची है जिसके सुबह 4 बजे से लाइन लगा के खड़े हैं। कभी पब्लिक को इधर भगाते हैं, कभी उधर भगाते हैं। हम लोग रात से ही इधर है, कितने बसें आई ऐसे ही चढ़ कर सब भाग रहे हैं। 4 बजे से आप लोग कल बैठे हुए, अभी तक कोई बस नहीं? कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ सुविधा नहीं है। स्थानीय लोग खाने पीने के सामान के साथ साथ इस हालत में इनकी मदद कर रहे हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो मध्य प्रदेश अपने घर जाने के लिए महाराष्ट्र बॉर्डर पर साधन का इंतजार कर रहे हैं। एक परिवार का दावा है कि वो 15 दिन से यहाँ सवारी के इंतजार में बैठा है, लेकिन लोगों की मारामारी के आगे हिम्मत नहीं हो रही इस तरह जाने की। जिन लोगों को साधन नहीं मिल रहा वो पैदल ही भटकते हुए नजर आ रहे हैं। तनुश्री पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर, आज तक। तो सरकार कोशिशें तो तमाम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये भी है कि फिर भी मजदूर इतने ज्यादा हैं कि उनके लिए व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो पा रही है और वो सड़क पर उतरने को मजबूर है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में जाहिर कर दिया है कि लॉकडाउन 4 का रूप रंग अलग होगा। उन्होंने 20 लाख करोड़ के बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी के कुछ बड़े ऐलान। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा।
इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। प्रधानमंत्री मोदी के पैकेज ऐलान का राज्य सरकारों ने भी स्वागत किया है, लेकिन सधे अंदाज में। कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों का कहना है कि जब पैकेज के बंटवारे पर पूरी डिटेल आएगी तभी तय हो पाएगा किसे क्या मिला। जो इस बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे और प्रत्येक नागरिक को न केवल कोरोना से सुरक्षित करेंगे अपितु आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में भी इस प्रकार का आर्थिक पैकेज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संबल का कार्य करेगा। मेरे हिसाब से अलग से स्टेट गवर्नमेंट्स के किस प्रकार इमदाद करे केंद्र सरकार, उसके लिए स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए थी। आज ये कोई जिक्र नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने कि राज्यों को भी इसमें ग्रांट मिलेगी, हिस्सा मिलेगा, कोई बात कही नहीं गई, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हमने मांग कर रखी है कि राज्य सरकारों की जो लॉकडाउन के कारण से रेवेन्यू समाप्त हो गई है, कल्पना से बाहर हो गई है, बिना केंद्र सरकार के सहयोग के असंभव है कि राज्य सरकारें किस प्रकार अपनी गाड़ी को पटरी पर लाएगी, किस प्रकार आगे काम कर पाएगी। ये पैकेज पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वित्त मंत्री जी इसके बारे में खुलासा करेंगी, तब स्पष्ट होगा कि किस सेक्टर को किन किन प्रावधानों के तहत उन्हें सहयोग मिल पाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 700 विदेशी जमातियों का डॉक्यूमेंट जब्त किया है। ये सभी 700 जमाती निजामुद्दीन मरकज में आए थे, सभी अलग देशों से आए थे। ये कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि वो देश छोड़कर भाग ना सके। क्राइम ब्रांच ने उन जमातियों को पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा है जो आइसोलेशन सेंटर से बाहर आ चुके हैं। निजामुद्दीन मरकज की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज बड़ा एक्शन लेते हुए 700 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट जब्त कर दिए हैं। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने इन 700 विदेशी जमातियों के जितने भी दस्तावेज थे वो जब्त कर लिए हैं ताकि ये विदेशी देश छोड़कर न भाग सके। आपको बता दें कि वो 700 वो विदेशी जमाती हैं जो निजामुद्दीन मरकज, जो हमारे सामने आप देख पा रहे हैं, इसी निजामुद्दीन मरकज में तबलीग में आए थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने जो 700 विदेशियों के पासपोर्ट जब्त किए हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो आइसोलेशन सेंटर में हैं, जबकि कई ऐसे हैं जो आइसोलेशन सेंटर से बाहर आ चुके हैं। जो आइसोलेशन सेंटर से बाहर आ चुके हैं ऐसे विदेशी जमातियों को क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजा है और जांच में शामिल होने के लिए कहा है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक इन विदेशी जमातियों से मौलाना साद के बारे में पूछताछ की जाएगी, साथ ही साथ मरकज की फंडिंग के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। भले ही मरकज का चीफ मौलाना साद फरार हो, लेकिन क्राइम ब्रांच की जांच लगातार चल रही है और अब क्राइम ब्रांच ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन 700 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट जब्त कर दिए हैं जो मरकज में आए थे, मरकज में ठहरे हुए थे और बाहर निकलकर जिन्होंने कोरोना बड़े पैमाने पर फैलाया। कैमरामैन रोहित के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
दिल्ली में कोरोना वायरस की दहशत बढ़ गई है। यहां 24 घंटे में कोरोना से 20 मौत की रिपोर्ट सामने आई है। वहीं दिल्ली में कोरोना केसों का कुल आंकड़ा 7,998 तक पहुंच गया है। वहीं राजधानी में 2800 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी जानकारी दी। तो मिलाकर अब तक के 7998 7998 केसेस हो गए हैं। कल 346 लोग ठीक होकर रिकवर हो गए हैं। तो कुल मिलाकर 2858 लोग दिल्ली में रिकवर हो चुके हैं। अभी तक कुल मिलाकर 106 डेथ दिल्ली में हो चुकी हैं और जो एक्टिव केसेस हैं वो 5034। कल कितनी मौतें हुई? 20 हैं, जिसमें कि मतलब कल की नहीं है। वो जो हॉस्पिटल्स को हमने आदेश दिया था कि सब अपनी डेथ समरी भेजें, तो वो मुझे लगता है आज और कल तक भी चलेगा जो पुराना। और एक बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पर सेंट्रल जेल में कोरोना का हॉटस्पॉट ये बनता जा रहा है। यहां पर 10 कैदियों को कोरोना हुआ है। जेल स्टाफ से कैदियों को कोरोना होने की आशंका जताई जा रही है। पूरे आगरा में आपको बता दें कोरोना के कुल 777 केस सामने आए हैं। लेकिन ये हैरानी की बात है और ये सवाल भी है एक बड़ा कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। जेल स्टाफ से कैदियों को कोरोना होना, यानी कि कहीं ना कहीं जो जेल के स्टाफ हैं वो पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।